नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। टेस्ट नंबर 3 ही क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटी और करंट अफेयर के प्रश्न हैं, और चूंकि पॉलिटी और करंट अफेयर्स के जो दृष्टि के टेस्ट सीरीज थे उसे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत लाभ करेगा। अब देखिए, इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से 97 संविधान संशोधन के संबंध में सत्य हैं? पहला कथन, इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो बिल्कुल सही है। 2011 में 97 संविधान संशोधन हुआ और 19(1)(c) के तहत कोऑपरेटिव समिति को यानी सहकारी समिति को गठित करना एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, इस संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9B जोड़ा गया। तो ये कथन भी सही है। 97 क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 97B कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 97। दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प इसका सी आंसर हो जाएगा। और अब थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ कुछ बात, जैसे अगर 9 पूछे, भाग 9 किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। 9B पूछे तो नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। 9A पूछे तो नगरीय शासन से संबंधित है, और 9B पूछे तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के गठन से। तो 9A 9B ऐसे करके याद रखना है। दूसरा, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए एक प्रश्न है, कई बार ये आया है, 76 आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? दृष्टि के टेस्ट सीरीज को अगर आपने रिवीजन किया हुआ तो जरूर इसका आंसर आप देंगे। तीसरा, निम्नलिखित मूल अधिकारों में कौन से नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो पहला, बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। तो ये भी विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। दूसरा, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। नहीं, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 30 में ये बातें उल्लिखित है और ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तीसरा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। वैसे कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 और 29 और फिर 30। तो ये ध्यान रखना है, ये पांचों आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला कथन, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है। दूसरा कथन, क्षेत्रीय परिषदें विधिक संस्थाएं होती है। तो बिल्कुल सही है, जो क्षेत्रीय परिषदें होती है वो विधिक संस्थाएं होती है। ध्यान रखना है, संवैधानिक संस्था नहीं होती क्षेत्रीय परिषदें, विधिक होती है, इसलिए दोनों कथन सही, विकल्प सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 1985 में सबसे पहले राजनीतिक दलों को भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। और अगर संविधान संशोधन कौन सा था तो वो पूछे तो क्या बताएंगे? 52 संविधान संशोधन था, और 1985 में राजनीतिक दलों के संवैधानिकरण से संबंधित है। 6 नंबर, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार निहित है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि संवैधानिक विषयों पर वो परामर्श उच्चतम न्यायालय से मांग सकता है। 7, कथन दिया हुआ है, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अप्रत्यक्ष जनता ने तो संविधान सभा के सदस्यों को चुना नहीं था। जनता द्वारा चुने गए जो विधानमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने चुना था संविधान सभा के सदस्यों को। दूसरा, संविधान मतलब कारण बता रहा है, संविधान सभा के गठन के लिए राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग किया गया था। तो हाँ, बिल्कुल किया गया था। तो राज्य के निर्वाचक मंडलों के द्वारा चुना गया था, इसलिए इसी को अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहते हैं। तो ए दोनों सही, व्याख्या भी करती है, विकल्प ए इसका आंसर हो गया। 8 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, केंद्र में द्वैध शासन। दूसरा, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तीसरा, भारत की राज्य सचिव की परिषद को समाप्त करना। तो ये तीनों चीज़ें किससे संबंधित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। 2 तो लगभग सबको पता होगा, तीसरे वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। वो क्या था? भारत की राज्य सचिव की परिषद को समाप्त करना। तो भारत की राज्य सचिव की परिषद को भी समाप्त भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। 9 नंबर, संविधान सभा द्वारा स्थापित अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, और यही अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी थे।
10 नंबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या के योग के बराबर है। तो ये देखिए फैक्ट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। वैसे इसमें जो विकल्प है उसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कुल कितनी है? 80 है, महाराष्ट्र में 48 और कर्नाटक में 28, तो 48 और 8 हो गया कितना? 76, और फिर 4 है हिमाचल प्रदेश। तो विकल्प ए इसका आंसर हो गया। 11 नंबर, किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा था। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वकीलों का स्वर्ग, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला कथन, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। तो ये कथन गलत है। संशोधन वो नहीं कर सकती, वो सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और सिफारिशों के साथ, जो सिफारिश उसको करना है राज्यसभा को, लोकसभा में सिफारिश के साथ भेज देगी। अब लोकसभा पर निर्भर है कि वो उसको सिफारिश को माने या ना माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर चाहे 14 दिन के अंदर नहीं वापस की तो मान लिया जाता है कि वैसे ही वो पारित हो जाएगा। दूसरा, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है? जी नहीं, अनुदान मांगों पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मतदान होता है। आर्टिकल 113(2) के तहत, यानी 113(2) के तहत अनुदान मांग पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मतदान होता है। 13 नंबर, भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है? तो भारत की संचित निधि संसद के नियंत्रणाधीन होती है और यह संविधान के आर्टिकल 266 में वर्णित है। 14, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति को किस बाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? तो केशवानंद भारती बाद में ऐसा घोषित किया गया था, विकल्प सी। 15, विचार करना है कथनों पर। पहला कथन, राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अध्यादेश के द्वारा जो कानून होता है उसका प्रभाव ठीक वैसे ही होता है जैसे मतलब विधानमंडल के द्वारा या संसद के द्वारा बनाया गया कानून होता है। तो ये तो गलत हो गया, प्रभाव रहता है उसका। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के समय क्या करता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले जो मंत्रिपरिषद होता है उसको भंग कर दिया जाता है। तो विकल्प बी सिर्फ सही है, केवल 2। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य है? तो वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, तो ये तो गलत हो गया। वैसे उपराष्ट्रपति की अर्हता अनुच्छेद 66(3) में दिया गया है, तो ये 35 वर्ष है उसकी आयु, तो पहला कथन गलत। दूसरा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, तो ये सही कथन है। तीसरा, सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये दोनों बातें सही है। 2 और 3 विकल्प नंबर 1 का सही हो गया। फिर से दोहराता हूँ, उपराष्ट्रपति की अर्हता संविधान के अनुच्छेद 66(3) में वर्णित है, जिसके तहत उसको 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्यता लेने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए और सार्वजनिक प्राधिकरण पर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 17 नंबर, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है 12 बजे से 1 बजे, उसे शून्यकाल कहा जाता है, विकल्प बी। 18 नंबर, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? पहला, यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। तो ये कथन राज्य विधानसभा विधान परिषद संबंध में, हाँ, तो यह अस्थायी सदन है जो भंग नहीं होता है, समाप्त भले किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं होता है। दूसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो हाँ, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा की तरह ही 6 वर्ष के कार्यकाल के साथ होते हैं। तीसरा, इसके 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। जी नहीं, 1/6 1/6 भाग को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका 1 और 2 सही, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद का जो सृजन होता है या जो उसकी समाप्ति होती है, तो भारत के संविधान के कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत उसकी सृजन या समाप्ति होती है? तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। 19 नंबर, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु है, तो शैडो कैबिनेट। पता है वहाँ शैडो कैबिनेट होता है। शैडो कैबिनेट का मतलब पता क्या हुआ? जैसे कि जो सत्ता पक्ष है उसने जो मंत्रालय पोर्टफोलियो जिस मंत्री को दिया है, तो विपक्ष में भी वैसा ही विपक्ष के लोग भी करते हैं, जो विपक्ष के मेंबर होते हैं वो उसके सामने एक जैसे कोई वित्त मंत्री है तो उसके सामने विपक्ष का भी वित्त मंत्री होगा, कोई गृह मंत्री है तो उसके सामने गृह मंत्री विपक्ष का भी होगा और उसके काम पर नज़र रखता है। इसी को बोलते हैं शैडो कैबिनेट। इससे क्या होता है कि उन लोगों को ट्रेनिंग भी मिल जाता है शैडो कैबिनेट के तहत।
और नज़र भी रखते हैं, सीख भी जाते हैं। 20 नंबर, सूची 1 और सूची 2। अच्छा, ये शैडो कैबिनेट की चीज़ें भारत में नहीं है, ब्रिटेन में ही है। तो सूची 1 और 2 को मिलाना है, विषय और अनुच्छेद है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्था में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास। तो अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है, डीपीएसपी का मामला है ये। समान कार्य हेतु समान वेतन, तो 39D यानी 39G में दिया हुआ है। और समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39K में दिया हुआ है। जबकि प्रबंध एवं कर्मचारियों को भागीदार बनाना ये 43K में दिया हुआ है। 21 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। पहला कथन क्या है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो हाँ, ये तो सत्य है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, असत्य। दूसरा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सही बात है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी नंबर क्या है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जी नहीं, 102 यानी 102 संविधान संशोधन जो हुआ अधिनियम, उसके तहत ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये गलत था, असत्य पूछ रहा था, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। सही वाला एक और है, डी, उसको देख लेते हैं। इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो हाँ, ये सही है, राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, 104 संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है, लगता है कि जरूर इस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से रिसर्च करके बताइए कि 104 संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित है। वैसे एक जिस चीज़ से संबंधित है हिंट यहाँ पर मिल गया होगा, स्लाइड आपने अगर देखा होगा तो। 22 नंबर, धन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन का चुनना है। तो पहला कथन क्या है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा, इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि मंत्री पेश करता है इसलिए सरकारी विधेयक। डी नंबर, इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। जी नहीं, केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, तभी तो इसको सरकारी विधेयक कहते हैं। अगर केवल मंत्री नहीं प्रस्तुत करता, सदस्य भी करते, तो फिर इसको प्राइवेट बिल कहते। तो लेकिन ये ऐसा है नहीं इसमें। तो अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है, चलिए मैं ही बता देता हूँ कितना क्वेश्चन पूछूं। धन विधेयक का जो वर्णन है संविधान के 110 में दिया गया है, तो याद रखना है, ये भी पूछ लेता है कभी कोई क्वेश्चन। 23 नंबर, ये शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपयुक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। दरअसल ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लाइन है ना, ये आर्टिकल 37 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के विवेकाधीन है। तो ये बात सही है कि आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के विवेक से होता है। दूसरा क्या है, राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारित करता है। तो हाँ, राज्यपाल ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करता है। तीसरा, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटा सकता है। तो ये बात सही है। नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल, लेकिन पद से हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। तो ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन था जो मैंने भी कहा वो ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, अगर पूछता कि यूपीएससी के बारे में पूछता, तो यूपीएससी और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रावधान कौन से संविधान के आर्टिकल में अगर ये पूछता, तो इसका आंसर क्या होता। इसका आंसर होता आर्टिकल 315, क्योंकि आर्टिकल 315 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आयोग के बारे में बताया गया है। 25, पंचायती राज के संबंध में कौन से सही हैं। पहला कथन, अनुच्छेद 243D में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा, 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय कार्य होता है। तो तीनों कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प नंबर डी हो गया। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, पंचायती राज व्यवस्था में आर्टिकल जो 4243D है, उसमें सीटों का जो आरक्षण है ST SC और महिलाओं से संबंधित वो बातें बताई गई है। और पंचायतों की जो शक्तियां हैं एवं कार्य विधान वो विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। तो यानी कि राज्य के विधानमंडल पर निर्भर होता है। और तीसरा ये कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायती राज को दिए गए हैं। तो ये तीनों कथन सही है। और अगर पूछे कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज आया है, तो 73rd। 26, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा यानी कि आर्टिकल 356 पूछ रहा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में
जो राष्ट्रपति शासन है। तो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर राज्यों में 356 लग जाता है, यानी संवैधानिक आपात की घोषणा इसको कहते हैं। 27 नंबर, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषयों पर कानून बना सकती है? संघ, राज्य एवं संवर्ती तीनों सूचियों पर केंद्र शासित प्रदेशों में संसद कानून बना सकती है। विकल्प डी इसका आंसर है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रोत्साहन देना, तो ये तो मूल कर्तव्य है, 8वां मूल कर्तव्य यही है। दूसरा, हिंसा से दूर रहना, यह भी मूल कर्तव्य है। 9वां मूल कर्तव्य, जो 11 में से 9वां जो मूल कर्तव्य है वो यही है। उसके बाद डी नंबर लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, तो 7वां मूल कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। तो ए बी डी तो इसका मतलब मूल कर्तव्य है, लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है। तो निजी संपत्ति का कुशल प्रबंधन ये नहीं है, ये शायद निजी संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति लिखा होना चाहिए तब ये सही होता, तो इसलिए गलत हो गया। अच्छा, मूल कर्तव्य जब भी आए तो 4-5 फैक्ट याद आ जाना चाहिए। जैसे पहला ये कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, और दूसरा ये क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति ही 8 मूल कर्तव्यों को सिफारिश की थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और फिर अभी मूल कर्तव्य कितने हैं? तो अभी 11 हैं। कैसे? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, 2002 या 2003 में। तो उस समय 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके जो पर्यवेक्षक हैं या फिर गार्जियन हैं उनको शिक्षा देने का अधिकार, मतलब कर्तव्य, ये जोड़ा गया था। तो आज 11 मूल कर्तव्य हैं। अच्छा, 29, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है। पहला कथन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो पहला ही असत्य है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। अच्छा, कैसे ये गलत हुआ? क्योंकि केशवानंद भारती वाद जो हुआ था 1973 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है, तो इसलिए कथन गलत हो गया। अच्छा, जो सही कथन है उसे देख लेते हैं। बी नंबर क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा, A.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है, तो इसमें ऑप्शन नाम दिए रहेंगे, उसमें A.N. पालकीवाला सही होगा। डी, प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, तो ये बात सही है, प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए कि प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली थी? तो इसका आपको डेट बताने हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल शामिल होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है, मुख्यमंत्री होते हैं और उनका मंत्रिपरिषद होता है। तो लेकिन राज्य का मुख्य सचिव नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सी नंबर। 31, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा? तो ये आर्टिकल 301, अनुच्छेद 301 में ये वर्णित है, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZI के तहत निम्नलिखित में से कौन सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन तथा समापन के संबंध में उपबंध निर्मित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है? तो ये किया गया राज्य का विधानमंडल, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नहीं है? तो जो कार्यरत है पहले उसे देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे CVC कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ये भी आता है, और डी नंबर यानी केंद्रीय सूचना आयोग ये भी आता है। जबकि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक दिन पहले का ये न्यूज़ है कि CBI के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? कोई जायसवाल हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई जायसवाल है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि CBI हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। 34, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो असत्य पहचानना है। पहला कथन, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं, तो ये तो सत्य कथन हो गया। सभी धन विधेयक क्या हैं? वित्त विधेयक की श्रेणी में हैं, तो सारे धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए ये सही हो जाता है, जबकि हमें चुनना असत्य है। दूसरा क्या है? यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है
तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो ये भी कथन सत्य है, जबकि पूछा गया था सत्य कौन है, तो ना ही असत्य 1 है और ना ही असत्य 2 है, तो 2, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो एक लाइन था ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कन्फ्यूजन देता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे अगर इसको धन विधेयक वित्त विधेयक को समझाऊं, तो वित्त विधेयक एक बड़ा गोला है रीजनिंग के हिसाब से, और धन विधेयक एक छोटा गोला है। तो छोटा गोला तो बड़े गोले के अंतर्गत है, तो इसलिए धन विधेयक सारा हो जाएगा वित्त विधेयक, लेकिन वित्त विधेयक सब धन विधेयक नहीं होता है। अब 35 संविधान संशोधन और विषय। तो 101वां संशोधन अधिनियम, ये वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, जीएसटी। और दूसरा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस जो दिया गया था 10% आरक्षण, वो 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। तो 99वां पूछे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और अच्छा 100वां कौन सा है, ये आप रिसर्च करके बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने भी लगता है नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए 100वां नंबर संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित था। 101वां है जीएसटी से संबंधित। 102वां जो है वो ये क्या बोलते हैं, अभी तो आया था क्वेश्चन में, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102 में के तहत। और 103वां जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 104 क्या है, तो 104 के तहत यानी 104 जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत 331 आर्टिकल 331 में जो आंग्ल इंडियन समुदाय थे ना, जिसमें 2 सदस्यों को नामित किया जाता था, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया है अब। और इसी के तहत ST SC का 10 वर्ष के लिए और आरक्षण भी बढ़ाया गया है। तो ये बातें हो गई। 100वां नंबर का आंसर आप बताइए। थोड़ा ज़्यादा अगर मतलब लेंदी हो गया तो एक बार फिर से वीडियो को स्लो करके थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। 36 नंबर पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला क्या है, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति कब आया था, 1977 में गठित हुआ है, 78 में रिपोर्ट दिया था। GV के राव समिति, तो ये GV के राव समिति तो 1985 में आई थी। और सिंघवी समिति 1986 की है, पहले GV के राव आई थी फिर सिंघवी आई थी। बलवंत राय मेहता समिति ये सबसे पहली समिति है पंचायती राज व्यवस्था पर 1957 का। तो 1957 का हो गया, तब सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 4, तो इसलिए B और D तो पहले एलिमिनेट हो, नहीं B एलिमिनेट हो गया पहले ही। और दूसरा हो जाएगा अशोक मेहता समिति, तो और तीसरा हो जाएगा फिर GV के राव समिति, और फिर लास्ट में हो जाएगा सिंघवी समिति। तो विकल्प A इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा अशोक मेहता समिति का ख्याति एक चीज़ और के लिए है, वो ये कि पंचायती राज पर उन्होंने 2 स्तरीय प्रशासन प्रणाली की बात की थी, तो इसलिए भी प्रसिद्धि है इनकी। 37 कथन है, प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री ने अगर राष्ट्रपति को परामर्श दिया है कि इस व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए तो वो कर देंगे। कारण आपके बारे में भी अगर परामर्श देंगे तो वो भी कर देंगे कि हाँ ये इसी को प्रधानमंत्री बना दो। कारण इसके पीछे क्या है, उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो ये बात सही है कि उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण कौन सा उत्तरदायित्व उसको देता है, कौन सा मंत्रालय देता है, तो वो प्रधानमंत्री जो तय करेगा वही देगा। तो हालांकि ये व्याख्या नहीं कर रहा है दोनों कथन का, इसलिए B इसका आंसर हो जाएगा, दोनों वैसे सही है। 38 निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन था, ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई थी। 7वें के द्वारा 1956 में जो हुआ था, 31वां 1973 में जो था, दोनों के द्वारा लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि की गई है। 39 ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो अगर वैसे तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, 118(4) में अनुच्छेद 118(4) में ये बात कही गई है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करेगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8। और राष्ट्रपति इसको आहूत करता है, आहूत यानी बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए संयुक्त बैठक किस किस विधेयक पर बुलाए जाते हैं, किस किस पे नहीं बुलाए जाते हैं। चलिए और आसान कर देता हूँ, किस पे बुलाए जाते हैं इसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर बुलाए जाते हैं। किस पर नहीं बुलाए जाते हैं ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो सहयोग हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास। अब देखिए 40 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं राज्य का विधानसभा, और कौन लेता है? लोकसभा के सदस्य और फिर राज्यसभा के सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है, जिसमें जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो हो जाते हैं उसमें, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 3, 4। 41 नंबर, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो भारतीय संसद की संप्रभुता तो है, लेकिन प्रतिबंधित भी है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय से। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। तो संसद जो भी कानून बना रही है वो संविधान सम्मत है या नहीं है, इसकी समीक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसीलिए कह रहा है प्रतिबंधित है उसकी संप्रभुता। 42 नंबर, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। तो जिस दिन वो शपथ ग्रहण लेगा उसी दिन से माना जाता है। तो विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। 43, निम्नलिखित में से कौन से कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य हैं? पहला कथन देखते हैं, यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो हाँ, वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तीसरा क्या है? राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। तो वित्त विधेयक के बारे में है तो राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है, सही है। धन विधेयक के बारे में अगर रहता तो नहीं, ये बात सही होता, क्योंकि धन विधेयक तो 14 दिन तक ही रखती है। तो तीनों सही हो गया, इसलिए उपरोक्त सभी डी नंबर ऑप्शन। 44 कथन है, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। तो विधि बनाने का अधिकार तो संसद को है, ये बात तो सही है। कारण क्या है? इसके लिए संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। जो विधेयक होंगे उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है, तो इसलिए आर गलत हो गया, ए सही है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 45, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है? तो अनुच्छेद 342 जो है उसके तहत ऐसा कर सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी संबंधित आया था, दृष्टि आई वाले टेस्ट सीरीज में था कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। वैसे हिंट इसमें था लिखा हुआ, अगर आपने गौर से स्लाइड देखा होगा तो। 46, कौन सा सत्य है इसके बारे में पता करना है। तो पहला है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने के पूर्व भी की जा सकती है। तो ये सही है। दूसरा, राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना प्राप्त करना अनिवार्य है। तो हाँ, अब ऐसी व्यवस्था है, लिखित सूचना ही मंत्रिमंडल देता है। तो 1, 2 दोनों सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन। 47, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित था? तो अनुच्छेद 356 से संबंधित था एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। तो राष्ट्रपति शासन जो लगते हैं राज्यों में, उससे संवैधानिक विफलता के कारण उससे संबंधित था। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था? इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा व्याख्या में था तो मैंने यहीं पे लिख दिया है कि जिसमें 356 के न्यायिक पुनर्विलोकन की उद्घोषणा की गई थी। मतलब उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, ऐसा नहीं कि 356 लग गया तो उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ऐसा कहा गया था। किसमें? एस.आर. बोम्मई बाद में कहा गया था। 48, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट या अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया था? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में 1919 में ऐसा प्रावधान किया गया था। 49, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षता एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? तो मूल लक्षण एक केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। ऐसे एक बात ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब निश्चित कर दिया है कि कौन कौन से मूल लक्षण हैं संविधान के? तो अभी नहीं किया है, बस वो समय समय और बताते रहता है कि हाँ ये मूल लक्षण है, मूल लक्षण नहीं है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। तो 49 हो गया। अच्छा, इससे पहले ना दृष्टि के तो 3 टेस्ट सीरीज अपलोडेड है ही, जीएस वर्ल्ड के भी 5 टेस्ट सीरीज अपलोडेड है। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स हिस्ट्री और पॉलिटी के करना चाहते हैं 12 से लेकर के 2020 तक, तो वो भी अपलोडेड है। पॉलिटी का कुछ अपलोड कर दिया हूँ, कुछ बाकी है, तो उसे आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर मदद करेगा। 50 नंबर क्या है? सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में क्या लिखा हुआ? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ये तो पता ही है, BR मेहता समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज का, तो वही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया। नगर पंचायत, तो नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज निर्वाचन,
तो पंचायती राज का निर्वाचन 73वें संविधान संशोधन से होता है। और द्विस्तरीय प्रणाली अभी ऊपर डिस्कस किए थे कि अशोक मेहता समिति जो 1977-78 की है, 77 में गठित हुई थी और 78 में रिपोर्ट इसने पेश किया था। तो इसने ही द्विस्तरीय प्रणाली के बारे में बात कही थी, इसी कारण इसका ख्याति भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण जरूर बताइए। धन्यवाद।